हाँ, गुड मॉर्निंग और आज पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास के अपन वो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर की बातें कर रहे थे। उसी में अपन ने कुछ पढ़ा था। सबसे पहले सिलेबस की चर्चा की थी, थोड़ा सा सिलेबस में कैसे कैसे अपन क्या पढ़ने वाले हैं ये सब देखा था। उसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, चार्ज का क्वांटाइजेशन को लेकर चर्चा हो रही थी। तो क्वांटाइजेशन में अपन ने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो उसी में अपन कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन अपना ये है, यदि किसी वस्तु से किसी वस्तु से 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9, ठीक है, 10⁻⁹, यदि किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो उस वस्तु से तो उस वस्तु से 1 कूलाम, ठीक है भाई, आवेश को 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है भाई। आपको दे रखा है कि कोई एक बॉडी है, उससे पर सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, पर सेकंड में कितने, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि उस बॉडी से अगर अपन 1 कूलम का चार्ज स्थानांतरित करना चाहे तो कितना समय लगेगा आपको। ठीक है, आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए बॉडी ट्रांसफर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इंग्लिश में लिख लो भाई, इफ ए बॉडी ट्रांसफर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, then find the time if a body transfer 10⁻⁹ electron per second, then find time to transfer the then find time to transfer the 1 coulomb charge, then find time to transfer the 1 coulomb charge from that body। ठीक है, उस वस्तु से 1 कूलम का आवेश स्थानांतरित होने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो भाई, मैं ये क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करा चुका हूं पहले। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एक बार देखना अच्छे से सभी। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब उसने अपन को क्या दे रखा है, उसने अपन को ये बोल रखा है कि 1 सेकंड में 10 की घात कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। कितने भाई, 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, और अपन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने में लगा समय, होने में लगा समय कि भाई पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। कितना समय लगता है भाई, 1 सेकंड का समय लगता है। कितना भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम लगता है। अपन को कितना समय लगता है वहां पे, 1 सेकंड, ठीक है। बॉडी से कितने 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, 1 कूलाम आवेश। तो मैंने कल एक क्वेश्चन लिखाया था आपको कि 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। देखो पहले अपन निकालते हैं, अतः 1 कूलाम आवेश में पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। ये देखो अब संख्या अपन ने निकाला था, अपन ने क्वाड्रेचर पढ़ा था, Q इक्वल टू कितना होता है भाई, N प्लस माइनस को देख लेंगे, है ना। Q इक्वल टू कितना, N। चार्ज कितना है अपने पास, 1 कूलाम, ठीक है। चार्ज कितना, 1 कूलाम। N कितने नंबर हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 10⁻⁴ कितना, -90 कूलाम, ठीक है भाई। अपन को यहाँ से क्या चाहिए, नंबर चाहिए। अपन को यहाँ से क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन कितना, 1.6 10⁻⁴ कितना, -90 कूलाम। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब डिवाइड किया था तो अपने पास आया था 6.25 10⁻⁴ कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है। कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25। पहले करा चुका हूँ ये क्वेश्चन में। 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 10⁻⁴ कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, अतः अतः 1 कूलाम आवेश, अतः 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी इसमें, 6.25 10⁻⁴ कितना, 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अपन को उसने क्या बोला कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में 1/10⁹। तो इतने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में कितना टाइम निकाल सकते हो ना, अरे वही बात है। 10 पेनों का मूल्य 100 रुपए, तो 1 पेन का मूल्य इतना रुपए, तो 20 पेनों का मूल्य कितना रुपए, वो निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो आगे देखो, तो अपने पास दे रखा है चूंकि 10⁻9 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने में लगा समय, होने में लगा समय, समय कितना भाई, 1 सेकंड का समय लगा है, उसने दे रखा है अपन को। कितना समय लगा है, 1 सेकंड का। अतः 1 इलेक्ट्रॉन को, अतः 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में, अतः 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हो जाएगा भाई, 1/10⁹। ये कितना बन जाएगा, 1/10⁹ सेकंड का, ठीक है। अपने पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 6.25 10⁻⁴ कितना, 18, 6.25 10⁻⁴ 18 इलेक्ट्रॉनों को
स्थानांतरित, ठीक है भाई, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने में लगा समय, होने में लगा समय, ठीक है भाई। ये कितना बन जाएगा 1/10⁻9 इंटू कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कितना 6.25 10 कितना भाई 18 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। 10⁻9 से 10⁻18 जाएगा, 6.25 10 कितना है 18 है, ऊपर जाएगा 10⁻9 तो कितना बन जाएगा 10⁻9 सेकंड। इतना समय लगेगा अपन को, कितना सेकंड का समय लगेगा 6.25 10⁻9 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 60 से डिवाइड करो, ठीक है। हावर में करना चाहो तो फिर 60 से, ठीक है, हावर में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, ठीक है। उसके बाद जैसे डे में कन्वर्ट करना चाहो तो 24, उसके बाद 24, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा ये कंटिन्यू अपन इसको डे ईयर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को इतना ही रिक्वायर्ड है कि कितना सेकंड का समय लगेगा, इतने सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। इसको अपन डे ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो काफी बड़ा अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में इतना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको फील आ रहा होगा कि पहली फील तो मैंने ये दिलाई दी थी कि एक कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसमें, ठीक है। और इसको ट्रांसफर होने में कितना सेकंड का समय, इतना सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो देख लो कैसे होगा। अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितने 7 से डिवाइड करोगे, देखो एक बार ये कितना है 6.25 10 कितना आ जाएगा 18। अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट बन जाएगा, ये मिनट बन जाएगा, ठीक है। अब मिनट हो गया, मिनट को किससे मल्टीप्लाई का 24 कर दूंगा तो डे में आ जाएगा, और डे को अगर 365 से डिवाइड और कर दूंगा तो ये ईयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वो ईयर में आएगा जो कि काफी बड़ा अमाउंट आएगा, ठीक है, काफी बड़ी एक नंबर आएगा, ठीक है। तो एक कूलम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में इतना समय लगेगा, ठीक है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन और करते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, एक 250 ग्राम जल, या फिर ऐसे लिखो 250 ग्राम जल डायरेक्ट लिख दो, 250 ग्राम जल में धनावेश तथा ऋणावेश, नहीं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन हो गए एक तरीके से। 250 ग्राम जल में धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम, फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई। 250 ग्राम दे रखा है, तो देखो अपन सोल्व करते हैं इसको। देखो अपन को कितना दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है उसने, 250 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और जल का अपना H2 होता है, H2O में अपन देखे जाएं कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो दो तो यहाँ होते हैं, ठीक है, और 8 इसके अंदर होते हैं, 8 तो प्लस कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, क्यों न्यूट्रल होता है, H2O क्या है न्यूट्रल है। तो 10 कितने इलेक्ट्रॉन 10 ही कितने प्रोटॉन, H2O का फॉर्मूला ये होता है आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। H2O में 2 प्रोटॉन इसके अंदर, H2 के अंदर O में कितने 8, तो 2 और 8 कितने हो गए 10, ठीक है भाई 2 और 8 कितने हो गए 10। अब 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 ही कितने होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है।
10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात समझने की ये है कि एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है भाई, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। अणुओं की संख्या जो होती है कितनी भाई, 6.023, 10⁻⁴ कितना, 23। ये बात ध्यान रखने की, ठीक है। एक मोल के अंदर कितना, 6.25, 10⁻⁴ कितना, 25। अब मोल नंबर कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालते हो भाई, ग्राम में बाहर अपॉन यौगिक का अणु भार, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ग्राम में बाहर अपॉन यौगिक का अणुभार, ग्राम में बाहर अपॉन कितना, यौगिक का अणुभार। एक बार समझ लो, मैं करवाऊंगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अपन को क्या क्या रिक्वायर्ड है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो 250 ग्राम वाटर है, उसका फॉर्मूला H2O। H2O में कितने, 2 प्रोटॉन, O में कितने, 8, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 ही प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, 10 ही कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 ही प्रोटॉन, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। एक मोल में अणुओं की संख्या अपन जानते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर। और मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राम में बार अपॉन यौगिक अणुभार। यहाँ ग्राम में बार कितना है भाई, 250 दे रखा है अपन, और इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसका अणुभार। H2O का अणुभार कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, 18। दो तो किसके, इसके, और इसका कितना, 16। अरे ये तो पड़ा होगा, दो तो इसके, और ऑक्सीजन का कितना, 8, 8 दूना कितना, 16 होता है। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 तो इसका हो गया, 16 इसका, 18 हो जाएगा। ग्राम में बार कितना है, 250, 250 और 18 इसका, तो यहां से मोल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, ना समझने का है। देखो अपन बात कर लेते हैं मोल की संख्या। पहली बात तो मोल की संख्या, तो मोल संख्या स्मॉल n से लिखते हैं भाई। ग्राम में बाहर अपूर्ण यौगिक का अणुभार, ग्राम में बाहर अपॉन यौगिक का अणुभार, ग्राम में बाहर अपॉन यौगिक का अणुभार, ठीक है। तो स्मॉल n मोल नंबर कितने हो जाएंगे, ग्राम में बाहर कितना, 250, यौगिक का अणुभार कितना, 18 हो जाएगा। यौगिक का अणुभार कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या जानते हैं, क्योंकि एक मोल में, एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या, ठीक है भाई। अणुओं की संख्या कितनी, अवोगाद्रो नंबर 6.023, 10⁻⁴ कितना भाई, 23, ठीक है। तो अपने पास मोल कितने, अपने पास कितने, 250, 18 है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं भाई, अतः 250/18, एक मोल में इतने, इतने में कितना हो जाएगा, 250/18 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.023, 10⁻⁴ कितना, 23, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इससे, 250/18 हो जाएगा, 250/18, ठीक है भाई। एक मोल में अपन को पता है, तो इतने मोल नंबर में कितने हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। ये तो अपने अणुओं की संख्या आ गई। अब अपने पास कितने हैं H2O में, क्योंकि H2O में 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः
H2O में उपस्थित कुल धनावेश या ऋणावेश दोनों बराबर होंगे भाई, तभी तो न्यूट्रल होता है। कुल धनावेश या ऋणावेश तो कितना हो जाएगा भाई, देखो अपने पास कितना 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 10⁻⁴ कितना 23 और कितने हैं भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो इलेक्ट्रॉन लिख दो 10e और 10p निकालो तो माइनस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, बात इतना ही है। ठीक है तो 10e तो ये कितना बन जाएगा 250 अपॉन कितना 18, ये कितना 6.023 10⁻⁴ कितना 23 इंटू 10 और इंटू कितना 1.6 10⁻⁴ कितना -19। ठीक है ये आएगा। ठीक है 10⁻⁴ कितना आ जाएगा -19 आ जाएगा। इसका सोल्व करते हैं, इसको अपन अप्रोक्सीमेट 6 ले सकते हैं, तो अपन अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। तो कितना बनेगा देखो 10 वो पावर है, ये बन जाएगा कितना 00 अपॉन कितना भाई 18 बन जाएगा, ये कितना 6 इंटू 10⁻⁴ कितना भाई 23 और ये कितना बन जाएगा 1.6 10⁻⁴ कितना -90 बन जाएगा। ठीक है देखो 2 0 ये तो 25 हो जाएगा, ये कितना बनेगा अपने पास 25 इंटू कितना 6 अपॉन कितना 18, तो 25 में से 90 गया, 25 में से 90 गया तो कितना बनेगा भाई 6 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁶ बन जाएगा। ठीक है इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो ये कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है आगे इसको इधर सोल्व कर देता हूँ मैं, देखना ये कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई किया 150 हो जाएगा, ये 25 इंटू 6 करेंगे। ठीक है 150 हो जाएगा, नीचे कितना बनेगा 18 इंटू कितना 10 बनेगा और ये कितना बन जाएगा भाई 16 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा 6, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 इंटू कितना बन जाएगा 16 अपॉन कितना 18 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये किससे 3 से कैंसिल आउट करके ये बनेगा 3 5 टाइम्स और 3 कितना 6 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा 5 इंटू 16 अपॉन कितना 6 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है ये कैंसिल आउट, ये 80 बन जाएगा, ये अपना कितना बन जाएगा 6 इंटू कितना 10⁻⁶ बन जाएगा। ठीक है तो ये कितने टाइम्स से जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है 3 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, 1.3 यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.3 10⁻⁴ कितना 7, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे उसमें धनावेश या ऋणावेश होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है कि धनावेश ऋणावेश कैसे निकालते हैं, या फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा है और क्वांटाइजेशन से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्यू इक्वल टू कितना प्लस माइनस है नहीं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा उस वाली चीज से। ठीक है अब देखो आगे अपन बात करते हैं, एक नोट लिखते हैं यहाँ पे वो समझना अच्छे से। देखो अपन ने जब ये देखा था कि किसी भी बॉडी को अपन धनावेशित या ऋणावेशित करते हैं, ठीक है अपने पास ये कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन बॉडी है, ठीक है उदासीन वस्तु, ये अपने पास क्या है उदासीन वस्तु है। ठीक है उदासीन वस्तु है तो इसका मतलब ये हो गया इसके पास प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, दोनों क्या होती हैं बराबर होती है। ठीक है जितने प्रोटॉन होंगे उतने, जितना ऋणावेश होगा उतना क्या होगा धनावेश, तभी बॉडी न्यूट्रल रहेगी। अब मैंने क्या किया था, मैंने इस रोज भी बताया था आपको कि अगर मुझे इस वस्तु को धनावेशित करना है, ठीक है देखना एक बार, अगर मुझे इस वस्तु को क्या करना है धनावेशित करना है, ठीक है देखना वस्तु को धनावेशित करने के लिए
वस्तु को धनावेशित करने के लिए, वस्तु को धनावेशित के लिए, ठीक है भाई, धनावेशित करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। यहां से क्या करने पड़ेंगे, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये मान लो वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित। ये वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित। मतलब इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। मैं ये लिख सकता हूं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या अब धनावेशित हो गई तो ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अरे तभी तो वस्तु धनावेशित होगी, जब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई बात समझ में, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वस्तु को मैंने क्या किया, धनावेशित के लिए यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे कमी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है, इतना समझे आप। ठीक है, अगर इधर साइड में दूसरी साइड बात करता हूं, दूसरी साइड में बात करता हूं, इसके लिए अगर मुझे वस्तु को कैसा करना है, ऋणावेशित। ठीक है, वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए, वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए, ठीक है भाई, वस्तु को कैसे कर रहे हैं, ऋणावेशित। वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए, अब मुझे ऋणावेशित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। वस्तु को क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, ऋणावेशित मान लो ये वस्तु हो गई, ऋणावेशित वस्तु हो गई अपनी। ठीक है, ये ऋणावेशित हो गई, तो ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं लिखता हूं प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या लेस देन किसके भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई अपने पास। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते ही कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। ठीक है, दूसरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पे क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक बार समझाना चाह रहा हूं, उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अब देखो, अगर मान लो जब वस्तु उदासीन थी, जब वस्तु क्या थी, उदासीन, तब इसका जो द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान मैंने मान लिया कोई एम नोट था, इसका कोई द्रव्यमान कितना था भाई, कोई एम नोट द्रव्यमान था। इसका कोई द्रव्यमान कितना था अपने पास, एम नोट था, किसका, उदासीन वस्तु का। इसका भाई जब वस्तु कैसी थी, उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु का द्रव्यमान, जब वस्तु उदासीन थी तो द्रव्यमान एम नोट था। अभी थोड़ी देर के लिए देखो, जब मैंने यहाँ क्या किया, धनावेशित, धनावेशित करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 10⁻⁻ कितना, 31। इसका जो द्रव्यमान होता है 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इतना। अब जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हुई तो मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले अपन ने, तो इसके द्रव्यमान में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। इसके द्रव्यमान में क्या होनी चाहिए, कमी। मतलब मैं जब कमी हुई, धनावेशित हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एम पॉजिटिव। ठीक है, धनावेश, इसका द्रव्यमान किससे कम होना चाहिए, एम नोट से कम होना चाहिए। ठीक है भाई, आई बात समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब उदासीन थी तो वस्तु का द्रव्यमान कितना, एम नोट था, मान लो 5 किलो 10 किलो जो भी होगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना है, लेकिन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन से निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी निकाल रहा हूँ साथ में। अरे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो द्रव्यमान भी आएगा, तो इसका मतलब ये रहा कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। मतलब उसके द्रव्यमान में भी क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, द्रव्यमान में भी क्या होनी चाहिए, कमी। ठीक है,
इधर देखो, दूसरी तरफ देखते हैं अपन कि जब मैंने वस्तु को क्या किया, ऋणावेशित किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस कंडीशन में अगर मैं लिखूं m माइनस, कि जब ऋणावेशित किया वस्तु को, तो यहाँ इसका जो द्रव्यमान है, यहाँ जो इसका द्रव्यमान है वो m नॉट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी होगा, तो मास भी बढ़ेगा यहाँ। तो कहने का मतलब जो m ऋणावेशित वस्तु है उसका ये m नॉट द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो होता तो यही है रियल में, लेकिन अपन क्या करते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत नगण्य के बराबर, नेग्लिजिबल होता है, 10⁻⁻31 बहुत कम द्रव्यमान होता है। उस केस में अपन ये मानते हैं कि जब अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफर, तो द्रव्यमान क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो द्रव्यमान को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं कि द्रव्यमान का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो उस कंडीशन में अपन द्रव्यमान की चर्चा नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए ये किया है, ठीक है। तो ट्रांसफर तो होता है, द्रव्यमान का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन वो द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए अपन उसको कैलकुलेट नहीं करते, नेग्लेक्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहां तक अपनी चार्ज और चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी उन सब की बातें हुई। अपन अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे की बात करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग आता है भाई, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक है भाई। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग कि अपन ये पढ़ेंगे कि अपने पास कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा अपन किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आवेशन की अपने पास तीन विधियां हैं। देखो एक तो नॉर्मल चार्जिंग अपन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। बाकी अपने पास आवेशन की तीन विधियां हैं। पहला, एक एक पढ़ेंगे अच्छे से, तो मैं एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। पहला है, एक विधि तो है घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा, ठीक है भाई, घर्षण के द्वारा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण के द्वारा, ठीक है भाई। सेकंड वाला, चालन के द्वारा, सेकंड वाला चालन के द्वारा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। और थर्ड है प्रेरण के द्वारा भाई, थर्ड है प्रेरण के द्वारा, ठीक है, तो बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये अपन को तीन मेथड पढ़ने हैं। आवेशन में क्या कि भाई किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो अपने पास चार्जिंग के लिए मेथड ऑफ चार्जिंग हो गए। मेथड ऑफ चार्जिंग तीन टाइप की, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। एक होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो देखो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण है, ठीक है। मान लो दो, ये इंसुलेटर के लिए होता है, अचालक वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है ना। छोटी क्लास तुमने देखा भी होगा बचपन में तुमने कि काफी टाइम्स क्या होता है, जैसे अपन चेयर पे बैठे रहते हैं, पीछे से कोई मार रहा होता है और अचानक अपन उसको हाथ लगाते तो अपन को क्या होता है, एक स्पार्क निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है, जैसे रेशम का कोई कपड़ा है, उसको किसी कांच की रोड से रब करते हैं,
ठीक है ना, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी क्या हो जाती है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है घर्षण के द्वारा, ठीक है, तो मैं देखो घर्षण के द्वारा ये वाला टाइप हो जाएगा। चालन के द्वारा में क्या होता है, ये ओनली किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर के लिए क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी दो कंडक्टर हैं, एक हो सकता है चार्ज हो, एक अनचार्ज कंडक्टर हो। ठीक है, जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, इसमें संपर्क में लाते हैं, ठीक है, इसमें भी संपर्क में आएगा, दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगे। कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि दोनों पे जो चार्ज है, जहां अपोजिट चार्ज आता है, एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। जहां जो चार्ज है इक्वल अमाउंट में आता है, और मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है, इक्वल अमाउंट में आता है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, नेचर में क्या हो जाएगा, नेचर में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो जो भी चार्ज है उसका क्या इक्वल इक्वल दोनों पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इक्वल इक्वल दोनों पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेरण में क्या होता है, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रेरण का मतलब अपन किसी से प्रेरित होते हैं, अपन किसी से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इसमें बॉडी को कांटेक्ट में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें बॉडी को कांटेक्ट में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट इंसुलेटर में नहीं होता, कंडक्टर और किसके अंदर होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है। इंडक्शन किसके अंदर होता है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। इसमें अपन वस्तु को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। तो एक बार मैं घर्षण के बारे में बता देता हूं आपको। फर्स्ट मेथड, घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि अपन देखो, मैं एक बार जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे लेता हूं आपको कि इसमें क्या होता है कि दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए, अचालक। दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए भाई, अचालक होनी चाहिए। दोनों वस्तु अचालक, दोनों वस्तु कैसी होंगी भाई, अचालक होंगी, पहली बात तो। ठीक है, दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए, अचालक। ठीक है, यहां लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखना चाहो, both body, both body are insulator, both body are insulator। ठीक है भाई, दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए, अचालक होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी। सेकंड कंडीशन यहां है कि दोनों वस्तु अचालक होगी, दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, संपर्क में आएंगे। दोनों वस्तुओं एक दूसरे के, दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ठीक है भाई, दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो लिख सकते हैं अपन, दोनों वस्तु एक दूसरे के किस में आएगी, संपर्क में आएगी। तो यहां कांटेक्ट जरूरी है भाई, बोथ बॉडी, बोथ बॉडी कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, बिना कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, बोथ बॉडी कांटेक्ट विथ ईच अदर, बोथ बॉडी कांटेक्ट विथ ईच अदर आ जाएगा। थर्ड आएगा यहाँ पे, तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, आफ्टर चार्जिंग, आवेशन के बाद, आवेशन के बाद दोनों वस्तु पर, दोनों वस्तु पर समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश, प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है भाई, जैसे ही बॉडी को अपन चार्ज कर लेंगे कॉन्टैक्ट के द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, एक प्लस होगी तो दूसरी कैसी होगी, माइनस होगी। ठीक है ना,
तो लिख सकते हो आप यहाँ आफ्टर चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एट एवरी बॉडी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु पर कैसा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। ये तो ये रही, ठीक है। इसकी तीन कंडीशन ही है कि जब घर्षण के द्वारा क्या करेंगे, अचालक वस्तु होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, तो दोनों इंसुलेटर होनी चाहिए, दोनों को अपन क्या करेंगे, रब करेंगे। तो रब करने के लिए अपन को क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा दोनों वस्तुओं को। तो कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा दोनों वस्तुओं को, और कॉन्टेक्ट में लाने के बाद जब दोनों वस्तु एक दूसरे से हो जाएगी तो एक दूसरे पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन देगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो एक पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड तो समान रहेगा, लेकिन नेचर में कैसा होगा, अपोजिट चार्ज आएगा। नेचर में कैसा, अपोजिट। अब देखो इसके लिए भाई अपन को आप ये बोलोगे कि सर कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, अपन को कैसा पता लगेगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिफाइन करेंगे कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन, कार्यफलन, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उसके लिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लूज कर देगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, जल्दी मीट होगा वहां से, तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। वो दूसरी वाली क्या करेगी, उसको ग्रहण करेगी तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वस्तु का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन पे, उसके कार्यफलन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन कल करेंगे। ठीक है, ओके।